गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो ठीक वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ से हम लोग पिछले क्लास में ब्रेकअप किए हुए थे, जहाँ उसको स्टॉप किए हुए थे। तो अभी तक जो हमारे पास लेक्चर का शेड्यूल हो चुका है वो कहाँ तक गया हुआ था बात कि मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे। बहुत ही हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, पहले आदत को बनाने की कोशिश करें। मैटर का क्लासिफिकेशन जो किए हुए थे उस मैटर में को हम लोग जनरली दो प्रकार से क्लासीफाई किए थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को तो हम लोग बहुत पहले कर चुके थे। जो उसके फिजिकल स्टेट था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसर स्टेट, बहुत अच्छे से हम लोग उसको डील किए हुए थे। उसके बाद जो केमिकल क्लासिफिकेशन था, उस केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को दो प्रकार से उसमें डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। तो जो प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ जो था उसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए थे। इसमें कि आपके पास एलिमेंट आया था, उसी में आपके पास एटम्स आए हुए थे, उसी में आपका कंपाउंड आए हुए थे। और कंपाउंड को फिर से हम लोग दो प्रकार से कंपाउंड होते हैं आपके पास। सॉरी, जो कंपाउंड थे वो दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग इन सारे सेक्शन को पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारे पास, हालांकि बहुत छोटा क्लास होगा, वो जो इम्प्योर सब्सटेंस थे हमारे पास, उस इम्प्योर सब्सटेंस को आज हम लोग बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। इम्प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस मींस मैटर, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अशुद्ध पदार्थ। और ये इम्प्योर सब्सटेंस आपके पास दो प्रकार के ही मिल सकते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। पहले इम्प्योर सब्सटेंस किसको हम लोग बोलेंगे, पहले ये तो जान लो कि किसी कंटेनर में पूरी तरह से एक ही प्रकार के पदार्थ रखे हुए हैं, एक प्रकार के सब्सटेंस रखा। मान लीजिए जैसे वाटर रखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है, इसमें और कुछ नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये पूरी तरह से प्योर सब्सटेंस पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इस वाटर में आप बाहर से कुछ और डाल दो, इसमें आप शुगर डाल दो, इसमें आप ग्लूकोज डाल दो, इसमें आप नमक डाल दो, कुछ भी डाल दो। मान लिया जाए कि मैंने इसमें क्या किया, शुगर को डाल दिया C12H22O11। अब जब वाटर में आपने डाल दिया तब ये अब वाटर आपका ये प्योर सब्सटेंस नहीं रह गया, डालने पर अब आपके पास ये क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस है, पूरी तरह से इम्प्योर सब्सटेंस है ये। और इस इम्प्योर सब्सटेंस को बनाने के लिए आपने क्या किया कि कम से कम दो सब्सटेंस तो चाहिए। एक सब्सटेंस कभी भी इम्प्योर नहीं हो सकता, वो प्योर पूरी तरह से प्योर हो सकते हैं। तो इम्प्योर होने के लिए कम से कम दो सब्सटेंस चाहिए। एक सब्सटेंस है, उसमें क्या क्या दूसरा सब्सटेंस को मिला दो, किसी भी रेशियो में मिला दो। वाटर 2 लीटर था, उसमें 2 ग्राम चीनी को मिला दो। वाटर 4 लीटर थे, इसमें 1 ग्राम आप शुगर को मिला दो। किसी भी इंडेफिनिट रेशियो में मिला दो। तो मिलाने से जो आपके पास जो यहाँ पे एक सब्सटेंस बनेंगे, इसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे हम लोग। और इसी इम्प्योर सब्सटेंस को नाम देंगे हम लोग मिक्सचर। मैं लिख चुका हूँ। तो दैट मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस को दूसरा नाम भी देंगे हम लोग मिक्सचर। और इसी मिक्सचर को हम लोग हिंदी में मिश्रण भी बोलते हैं। अशुद्ध पदार्थ या मिक्सचर, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण बोलेंगे। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं आपके पास? 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये आपके पास जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। वो कौन कौन होंगे बाबू, समझने की कोशिश करना। तो पहला जो है वो है होमोजेनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको आप हिंदी में समांगी मिश्रण बोलते हो, है ना। और दूसरा जो मिक्सचर है वो कैसा मिक्सचर होते हैं? अशुद्ध पदार्थ में हेट्रोजीनियस,
हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इससे हम लोग विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। दोनों को हम लोग किसको किसको बोलेंगे, केयर करना बाबू। देखो, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जस्ट मैंने अभी बात कहा था, इस कंटेनर में वाटर पड़ा हुआ है, ये वाटर है। इस वाटर में थोड़ा सा साल्ट को डाल दो, नमक को डाल दो, तब आपके पास यहाँ पे जो मिक्सचर बनेगा, ये मिक्सचर बन गया अब, है ना। चलो एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर में फिर से वाटर ले लो, है ना। और इस वाटर में मैं क्या कर रहा हूँ, सैंड को मैंने डाल दिया, सैंड को। चलो इससे बेटर मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं इसमें क्या किया, शुगर ले लिया, शुगर ले लिया इस कंटेनर में, इस कंटेनर में शुगर को मैंने ले लिया, शुगर है। और भूल से इसमें क्या किया, किसी ने व्हीट को मिला दिया, गेहूं को मिला दिया, गेहूं को मिला दिया, गेहूं को मिला दिया, इस प्रकार से, है ना। अब ये आपके पास मिक्सचर बनकर रेडी है। दो सब्सटेंस को मिलाओ तो मिक्सचर बनेगा, दो से अधिक को मिलाओगे तो भी मिक्सचर बनेगा, है ना। लेकिन दोनों मिक्सचर में अंतर है। अब थोड़ा मैं इसके पास आ जाओ, पहले इसी के पास आओ। आपने इस मिक्सचर को बनाने के लिए जो जो चीज़ इस्तेमाल किया, जैसे यहाँ पे शुगर और व्हीट को इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे इसके घटक हैं, कंपोनेंट कहलाएंगे। तो इस मिक्सचर के कंपोनेंट कौन कौन होंगे, घटक कौन कौन होगा, शुगर होगा और व्हीट होगा। ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर को बनाने के लिए आपने वाटर और नमक का इस्तेमाल किया। इसके घटक कौन कौन होंगे, वाटर होगा और NaCl साल्ट होगा, है ना। इसके पास आ जाओ बाबू। पहले दोनों में अंतर देखो। इस मिक्सचर को बनाने में आपने जो जो चीज़ इस्तेमाल किया है उसको आप खुली आंखों से देख सकते हो कि हाँ भाई देखो ये शुगर था, शुगर में व्हीट मिला हुआ है ना। लेकिन इसमें आ जाओ, ये मिक्सचर आपने जो बनाया है, इस मिक्सचर को बनाने में सिर्फ अगर वाटर में नमक को डाल दिया, है ना, वाटर में नमक को डाल दिया, तो आपको सिर्फ इस वाटर में नमक नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही दिखेंगे, नमक नहीं दिखेगा, है ना। मतलब दिखेंगे लेकिन ओपन आई से नहीं दिखेगा, खुले आई से नहीं दिखेगा, उसको माइक्रोस्कोप से या तो देखना पड़ेगा या तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ओके, तो पहला अंतर क्या हो गया, इसके घटक को, कंपोनेंट को आप खुली आंखों से देख सकते हो, लेकिन इस घटक को खुली आंखों से हम लोग नहीं देख पाएंगे। दूसरा अंतर देखो, जो इसमें जो शुगर में व्हीट मिला हुआ है, इस शुगर में जो व्हीट मिला हुआ है, इस मिक्सचर को मैंने क्या किया, इस कंटेनर से 100 ग्राम मिक्सचर को मैंने निकाल लिया। इस 100 ग्राम मिक्सचर में कौन कौन होंगे, व्हीट होगा और शुगर होगा, है ना। उसी कंटेनर से दूसरे बर्तन से मैंने दूसरी जगह से क्या किया बाबू, फिर से मिक्सचर को निकाल लिया। कितना निकाला, 100 ग्राम ही निकाला। और इस 100 ग्राम में भी व्हीट होंगे और शुगर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो मैंने मिक्सचर बनाया था शुगर और गेहूं को मिलाकर, इस मिक्सचर में से मैंने एक जगह से 100 ग्राम निकाला, दूसरी जगह से मैंने 100 ग्राम निकाल लिया। अगर मैं काउंटिंग करना शुरू कर दूं तो इस 100 ग्राम में गेहूं की संख्या अगर 200 थी, 200 ग्राम गेहूं थी, 200 की संख्या में गेहूं था, और इसी में शुगर की संख्या था कितना, शुगर की संख्या इसमें 300 था। देखो मैं ग्राम बोल रहा हूँ, नंबर बोल रहा हूँ, ग्राम नहीं बोल रहा हूँ। इस 100 ग्राम में काउंटिंग जब मैंने करना शुरू किया तो देखा कि गेहूं की संख्या क्या है, 200 है, और शुगर की संख्या कितना है, 300 है। ठीक है, अब फिर मैं उसी बर्तन से दूसरी जगह जो मैंने 100 ग्राम निकाला था,
उसमें भी गेहूं है और अब गेहूं है, व्हीट है, और कौन है, शुगर है। मैं इसमें भी गेहूं और शुगर को काउंटिंग करना शुरू करूं। अगर काउंटिंग करेंगे तो जरा सोच के बताओ, क्या जो 100 ग्राम में गेहूं 200 संख्या में थी और 300 संख्या में शुगर था, क्या इस 100 ग्राम में भी गेहूं और शुगर की संख्या इतना इतना ही होगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, है ना, नहीं होगा। ज़्यादा संभावना कि नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रकार के मिक्सचर में इसके जो घटक हैं, कंपोनेंट हैं, सभी जगह समान रूप से बटे हुए नहीं हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके पास आ जाओ। पानी में आपने नमक को डाला, अब वाटर का टेस्ट कैसा होगा, नमकीन होगा, है ना। चलो एक जगह से क्या करो, आप 100 ग्राम इस मिश्रण को निकाल लो और उसी बर्तन से दूसरी जगह से क्या करो, 100 ग्राम मिश्रण को, मिक्सर को निकाल लो और दोनों 100 ग्राम को आप चखोगे, आपको समान साल्टी लगेगा, एक प्रकार का नमकीन लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार के मिक्सचर में जो इसके घटक हैं, कंपोनेंट हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बाबू। तो देखो मैं कुछ कहा आपको, मतलब ये हुआ वैसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को, घटक को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है और उसके घटक मतलब कंपोनेंट सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उस प्रकार के मिक्सचर को नाम देंगे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे आपके पास एयर है, हवा है, हवा में कहीं भी जाओ सभी जगह नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कहीं भी जाओ सभी जगह ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हवा हमारे पास किस प्रकार के मिक्सचर है बाबू, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर कहीं ऐसा कोई मिक्सचर मिलता हो जिसके कंपोनेंट को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं और उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मली कब नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो तभी नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जब उसमें वो घुल नहीं जाता हो, जब उसमें मिल नहीं जाता। जैसे पानी है, पानी में आप तेल डाल दो, तेल जो है कभी भी पानी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, वो सभी जगह समान रूप से नहीं बटे होंगे और नहीं बटेंगे तो किस प्रकार के मिश्रण होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। तो फिर डिफाइन कर दो। चल मैं डिफाइन कर रहा हूँ, the mixture which component उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ऐसा बनाकर लिखना तो समझने में अच्छा रहेगा, है ना। द मिक्सचर विच कंपोनेंट कैन नॉट बी seen by open eye and components are uniformly distributed, ब्यूटेड मानना बाबू, इट्स कॉल्ड, ऐसे मिक्सचर क्या नाम दोगे बाबू, इट्स कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग नाम देंगे, है ना। मैंने कहा द मिक्सचर वैसा मिश्रण विच कंपोनेंट जिसके कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय ओपन आई, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता हो, एंड कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उससे जो कंपोनेंट घटक हैं सभी जगह समान रूप से बटे होते हैं, इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, वैसा मिश्रण जिसके घटक को खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जिसके घटक को खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है, तथा इसके घटक सर्वत्र
इस प्रकार से बाबू सर्वत्र समान रूप से फैले होते हैं को मतलब समांगी मिश्रण कहलाती है, समांगी मिश्रण कहलाती है ना। जैसे एग्जाम्पल में हवा, एयर सबसे अच्छा समांगी मिश्रण है आपके पास, है ना। पानी में कुछ ऐसा चीज़ डाल दो ताकि उसमें घुल जाए, है ना। पानी में कुछ ऐसे डाल दो बाबू ताकि उसमें घुल जाए, वो सारे सारे क्या बनेंगे, समांगी मिश्रण बनेंगे। जैसे कि पानी में नमक को डाल दो, पानी में चीनी को डाल दो, पानी में यूरिया को डाल दो, पानी में ग्लूकोज को डाल दो, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। और ये चीज़ याद रखना बाबू, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना, इसी होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है, जो कि आपको डिटेल्स में कहाँ पढ़ना है, आपको 12 में पढ़नी है। तो केयर करना, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से पहले मैं पॉइंट और लिखूँ, homogeneous mixture is called, homogeneous mixture बनाने के लिए तो कम से कम 2 सब्सटेंस चाहिए, है ना। is called सॉल्यूशन, इसी को हम लोग सॉल्यूशन का नाम देंगे, कहाँ पे जाके 12 में। सेकेंड पॉइंट बाबू, हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। लिख लिया एग्जाम्पल में, एयर कई गैसों का समांगी मिश्रण है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, ऑर्गन है, सब है ना। कई गैसों का समांगी मिश्रण कौन है बाबू, ये एयर है। जैसे सॉल्यूशन, है ना, समांगी मिश्रण क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। ओके बाबू, किसका, जल एवं शुगर का विलयन, जल एवं शुगर, शुगर मतलब चीनी, इसको आप बोलते हो सुक्रोज बोलते हो, जल एवं शुगर का विलयन कई प्रकार के आपके मिलेंगे। और विलयन कई प्रकार के होते हैं, ठोस में सॉलिड को घुला दो, सॉलिड में सॉलिड को डिजोल्व करो, सॉलिड में लिक्विड करो, सॉलिड में गैस करो, कई प्रकार के होते हैं, वो हम लोग बहस करेंगे 12 में। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इस मिश्रण के बारे में बता रहा था। इधर आ जाओ, किसको बोलेंगे, जिसके कंपोनेंट को ओपन आई से देखा जा सकता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। इसमें अब इसको डिफाइन करो, द मिक्सचर which component can be seen by open eye and components are not uniformly distributed। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सभी जगह समान रूप से फैले नहीं है। तो मैंने लिखा द मिक्सचर, वह मिश्रण, विच कंपोनेंट जिसके घटक, कंपोनेंट्स कैन बी सीन देखा जा सकता है, बाय ओपन आई खुली आंखों से, एंड कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और कंपोनेंट्स जो होते हैं उससे क्या होते हैं, समान रूप से बटे हुए नहीं होते हैं। कहाँ पे, जिसमें आपने मिलाया, उसको नाम देते हैं हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे वैसा मिश्रण जिसके घटक को खुली आँखों से देखा जा सकता है, जिसके घटक को खुली आँखों से देखा जा सकता है, तथा
घटक तथा घटक सर्वत्र समान रूप से नहीं फैले होते हैं, कॉमा देना बाबू, कॉमा देकर विसमांगी मिश्रण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों नहीं फैला है सभी जगह समान रूप से? इसलिए नहीं फैला है क्योंकि एक पदार्थ था, सब्सटेंस था, उसमें जो आपने दूसरे को मिलाया वो उसमें घुला नहीं। अगर घुल जाता तो समान रूप से फैल जाती, है ना। जैसे कि मैंने कहा पानी में तेल को डालोगे तो उसमें मिक्सेबल नहीं है, इनमिक्सेबल है, घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। अगर घुल जाता तो सभी जगह समान रूप से फैल जाती, नहीं घुला तो क्या हो गया, वो कहीं पर तेल का अंश रही, कहीं पर नहीं रहा। इसका मतलब और समान रूप से वो उसमें क्या है, फैले हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं ना, इनमिक्सेबल होता है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में क्या होता है, आसानी से उसको हम लोग नहीं मिला सकते हैं। यहाँ लिखो, हेटेरोजीनियस mixtures are immiscible। या फिर बोल दी इनसॉल्युबल बोल सकते हैं, इमिसिबल। विषमांगी मिश्रण कभी मिलेंगे क्या, है ना, नहीं मिलेंगे बाबू, कभी नहीं आपस में मिलेंगे। विषमांगी मिश्रण, और घुलनशील भी लिख सकते हो, इमिसिबल, और घुलनशील हालांकि अघुलनशील कहना ठीक नहीं होगा, फिर भी हम लोग अघुलनशील कह सकते हैं क्योंकि पानी में तेल घुलेंगे नहीं, उसमें मिलेंगे नहीं, तो उसको हम लोग इमिसिबल बोलता है। और नहीं मिला तो उसको हम लोग अघुलनशील भी बोल सकते हैं टूटी फूटी भाषा में। जैसे एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉइल, बालू एवं मिट्टी का मिश्रण, है ना। जैसे एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्या बाबू, ऑयल, पानी एवं तेल का मिश्रण, पानी एवं तेल का मिश्रण। ओके बाबू, यहाँ तक शायद किसी को तकलीफ नहीं हुई होगी। हम लोग क्लासिफिकेशन कर चुके हैं और अब थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर पीछे मुड़ कर जाते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के पास। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस देखे हुए थे और उसी पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें, है ना। क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इंटरकन्वर्टेबल स्टेट ऑफ मैटर। बहुत आसान है, इंटरकन्वर्टेबल कहने का मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंस यहाँ पर था, दूसरा सब्सटेंस यहाँ पर थी। अगर ये इसमें बदल गया तो ये भी इसमें बदल जाए, अगर ये इसमें बदल गया और पुनः अगर ये इसमें बदल जाती हो तो हम लोग उसको नाम देंगे इंटरकन्वर्टेबल। शायद मीनिंग नहीं समझ में आया होगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इंटरकन्वर्टेबल स्टेट ऑफ मैटर। केयर करना बाबू, सॉलिड है,
इसको ठोस बोलते हो, लिक्विड है, बहुत लिक्विड है, इसको द्रव बोलते हो, और गैस है, गैस को तो गैस बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि एक बर्तन में कहीं पर बर्फ लगा हुआ है, बर्फ पड़ा हुआ है, उस बर्फ को थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो, गर्म कर दो, या तो फिर यूं ही रख दो, यूं रखोगे तो रूम टेम्परेचर होगा, या थोड़ा सा गर्म करोगे तो देखना धीरे धीरे पानी, वो बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगा। ठोस, बर्फ, लिक्विड, पानी एक ऐसा चीज़ है जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में मिलता है। जो सॉलिड था बर्फ, उसको आपने टेम्परेचर दिया तो लिक्विड में बदल गई, और इस लिक्विड मतलब पानी में बदल गई, उस पानी को फिर से ठंडा कर दो तो लगता है फिर से उस बर्फ बन जाएगा, इंटर कन्वर्टेबल हो गया, एक दूसरे में बदलने वाला हो गया। जो पानी था उसे गर्म कर दो, वाष्प में बन जाएगा, और वाष्प किस रूप में, गैस रूप में होते हैं, है ना। पानी को गर्म कर दो तो फिर से वो क्या होगा, गैस बन जाएंगे, और वो जब गैस जो बनकर उड़ा था वो फिर से संघनित हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर किस में बदल जाएगा, वो आपको लिक्विड बदल गया। लगता है कि ये इसमें बदला तो ये भी इसमें बदल गया, है ना। अगर वो और अधिक ठंडा हो जाए, जो बर्फ, जो वाष्प बन के उड़ा था पानी, और ज़्यादा ठंडा हो जाए, तब वो ठोस के रूप में, बर्फ़ के रूप में गिरेंगे, और किस रूप में गिरेंगे, यहाँ पे गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड को लिक्विड बदलना है तो गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, लिक्विड को गैस में बदलना हो तो गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। और गैस को अगर लिक्विड बदलना हो तो ठंडा करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। लिक्विड को अगर सॉलिड में बदलना हो तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के जो डिफरेंट स्टेट्स थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो एक दूसरे में बदल सकते हैं, और इसी को नाम दिया जाता है इंटर कन्वर्टेबल स्टेट ऑफ मैटर, है ना। चलो बाबू, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सॉलिड है, सॉलिड को आप गर्म करो, देखो मैं जोड़ रहा हूँ, दे रहा हूँ इसी टेम्परेचर गर्म करना, हीट, ये सिंबल होता है हीट का। तो सॉलिड को गर्म करो, लिक्विड बदलेगी, और हम लोग नाम देंगे मेल्टिंग, मेल्ट कर गया, पिघल गई वो, है ना। अगर सॉलिड को गर्म कर रहे हो वो लिक्विड बदल गई तो हम लोग कहेंगे वो मेल्ट कर गया, बोलेंगे मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग बोलेंगे, है ना बाबू। और अगर उस लिक्विड को ठंडा करोगे, टेम्परेचर घटाओगे, तो फिर से वो किससे बदल जाएगी, आपके पास सॉलिड में बदल जाएंगे। देखो मैं घटा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, क्या, टेम्परेचर, तो नाम देंगे हम लोग, वो फ्रीज कर गया। पानी है, पानी को फ्रिज में रख दो, फ्रिज का टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो फिर क्या, ठोस बन जाएंगे, तो उसको नाम देंगे हम लोग फ्रीजिंग। हिमांक बिंदु, ये गलनांक और ये हिमांक, मेल्टिंग गलनांक और ये बाबू हिमांक, है ना, हिमांक, फ्रीजिंग। इस गैस को, लिक्विड को और गर्म कर दो, लिक्विड को गर्म करोगे मतलब टेम्परेचर दोगे, तो किस में बन गया बाबू, गैस बन जाएगा, मतलब वेपर बन जाएगा। उसको नाम देंगे वेपोराइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वाष्पीकरण। लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस बन जाएगा, मतलब वाष्प बन जाएंगे, तो नाम देंगे वेपोराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, वाष्पीकरण। तो थोड़ा सा बच्चों आप लोग नोट करते चलेंगे इसको। और लेकिन वही गैस अगर फिर से संघनित हो गया, जिसको वर्षा का होना क्या होता है, रेनफॉल, समुद्र का, झरने का, बहुत सारे पानियाँ क्या होते हैं, वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, और फिर से वो संघनित होकर हमारे पास क्या होते हैं, बारिश के रूप में गिरता है। पानी गया, गैस बना, और फिर से वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ठंडा हो गया तो क्या होगा, जम जाएगा तो भार बढ़ेगा, भार बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, वो नीचे गिरेंगे, है ना। तो टेम्परेचर घट गया, और घट गया तो अब इसको नाम देंगे हम लोग, गैस का लिक्विड बदलना, कंडेंसेशन, संघनन, है ना, कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, संघनन के नाम से जानेंगे। लेकिन क्या करना, जनरली ऐसा होता है
कि अगर सॉलिड को टेम्परेचर दोगे तो लिक्विड बदलेगा, और फिर से लिक्विड को टेम्परेचर दोगे तो गैस में बदलेगा, गैस का टेम्परेचर घटाओगे तो लिक्विड बदलेगा, और लिक्विड का टेम्परेचर घटाओगे तो कहाँ बनेगा बाबू, सॉलिड में बदलेंगे। मतलब स्टेप स्टेप में होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं कि अगर वो सॉलिड हैं तो बिना लिक्विड बदले ही गैस में बदल जाती है वो। मैंने फिर समझना बाबू, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस हैं कि अगर उसको गर्म किया जाए तो लिक्विड में बिना बदले ही वो गैस में बदल जाती है, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। मैंने कहा कि सॉलिड है, तब अगर सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड गर्म करोगे तो ही गैस बनेगा, है ना। गैस को ठंडा करोगे लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को ठंडा करोगे तब ये बनेगा। स्टेप स्टेप में होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, जिससे कि गर्म करो तो सीधे कहाँ, यहाँ से यहाँ बदल जाती है, और इस प्रकार के सब्सटेंस को नाम तो लोग सब्लिमेशन। ओके बाबू, जैसे देखो कोई ऐसे भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि सीधे सॉलिड से गैस में गर्म करने पर किससे बदल जाती है, गैस में बदल जाती है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कपूर जलाते होंगे आप लोग, कपूर सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जब जलेंगे तो सीधे गैस बनकर उड़ जाता है ना। आयोडीन, जो हम लोग नमक खाते हैं, नमक में आयोडीन बनी होती है। आयोडीन जो होते हैं नमक में, उसको सब्जियों में हम लोग डालते हैं ना नमक को, उसमें आयोडीन जो बने होते हैं, मिले होते हैं, उसमें जब आप नमक को जो सब्जी में मिलाओगे तो वो गर्म होगा तो क्या होगा, आयोडीन जो होगा वो वाष्प बनकर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और आपने खाया क्या, नमक में जो आयोडीन मिला तो आयोडीन तो बाहर निकल गई। और इसीलिए आजकल भी कहीं कहीं पर आपको ग्वाइटर का डिजीज़ दिखता है। क्यों? क्योंकि ग्वाइटर जो होती है ना, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। आयोडीन की बीमारी को ग्वाइटर की बीमारी को रोकना हो तो आयोडीन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कुछ लोगों में ग्वाइटर की बीमारियां होती हैं, एक गले में प्रॉब्लम होती हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो आप नमक में खा रहे हो, वो आयोडीन हम लोग उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे नमक का। क्यों? क्योंकि जो उसे गर्म करोगे तो वेपर बनकर उड़ जा रही है, तो हम लोग उस आयोडीन का ठीक से नहीं सेवन कर पा रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि सॉलिड को अगर गर्म करोगे तो अगर वो गैस में बदल जाए तो उसको कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। और अगर सीधे गैस अगर किस में बदल जाता है बाबू, गैस अगर सीधे सॉलिड में बदल जाता हो तो हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। इसका मतलब यही हुआ ना, जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो डिफरेंट स्टेट एक दूसरे में बदल सकती है। सॉलिड लिक्विड बदलेंगे, टेम्परेचर दोगे, लिक्विड गैस से बदलेंगे, टेम्परेचर दोगे, गैस लिक्विड बदलेगी, टेम्परेचर घटाओगे, लिक्विड सॉलिड बदलेगी, टेम्परेचर घटाओगे। जब सॉलिड लिक्विड बदलेगी उसको कहते हैं मेल्टिंग, पिघल जाना। और जब लिक्विड गैस से सॉलिड बदले उसको कहते हैं फ्रीजिंग, जम जाना, है ना। लिक्विड अगर गैस से बदले उसको कहते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। और अगर गैस अगर बन जाए लिक्विड में इसका कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन, है ना। सॉलिड सीधे लिक्विड गैस में बदल जाए, बिना लिक्विड बदले उसको कहते हैं सब्लिमेशन। और गैस अगर सीधे सॉलिड बदल जाए उसको कहते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन, है ना। इस प्रकार से बाबू हमारी जो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन था, है ना, ये जो इसका था बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारी, उसमें से आज हम लोग इसको कंप्लीट किए हुए हैं। और अब जो है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा, थोड़ा सा अब उसमें याद करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि कंपाउंड देख चुके हैं, मॉलिक्यूल उसका, उसी को हम लोग कभी कभी मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद फिर हम लोग उसमें और लॉग एंटी लॉग के बारे में यहीं पे देख लेंगे। क्यों? क्योंकि लॉग एंटी लॉग आपको 11 से यूज करते करते 12 तक आना पड़ेगा, क्योंकि 11th में आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। यहाँ पे लॉग एंटी लॉग का खूब जमकर इस्तेमाल होगा। 12 में जाओगे केमिकल काइनेटिक्स में इस्तेमाल होगा, फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा। मतलब ये लॉग एंटी लॉग आपको वहाँ तक पीछा छोड़ेगा जब तक हम लोग किसी अच्छे से अच्छे कंपटीशन को कम्पीट ना कर लें। तो हम लोग सब यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक होगी, कोशिश करेंगे उसको हम लोग एटॉमिक वेट आप रट लेंगे, फिर मैं रटवाऊँगा, उसको लिख दूँगा आपके पास, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, सीखेंगे। खैर जो भी हो, जो भी हमारे पास आगे कहानियाँ होगी, आगे की स्टेप्स होंगे, आगे जो हमारे पास चर्चा, ये डिस्कशन का मुद्दा होगा, पार्ट्स होंगे,
वो मैं आपके पास फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।